मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम एक राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनको हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। पिछली कक्षा में हम उनके एक महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अध्ययन किया और उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और वर्ग किसे कहते हैं इसको हमने पढ़ा और जो उन्होंने मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं उसमें आदिम साम्यवादी अवस्था के समाप्त होते ही समाज में जो निजी संपत्ति का उद्भव होता है उसके आधार पर समाज में दो विरोधी वर्ग पैदा होते हैं, जिन्हें हैव्स या हैव नॉट या प्रभुत्वशाली वर्ग या पराधीन वर्ग, सरल शब्दों में कहें तो धनवान वर्ग और निर्धन वर्ग। इन दो विरोधी वर्गों में समाज का डिवीज़न प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से वो तीनों ही कालखंडों में अलग अलग वर्गों का जिक्र करते हैं। प्राचीन काल में जब दास प्रथा थी तो स्वामी और दास दो विरोधी वर्ग थे। मध्यकाल में सामंती जो प्रणाली थी उसमें सामंत और किसान दो विरोधी वर्ग थे। आधुनिक काल में जब औद्योगिक क्रांति हो गई थी और उद्योग धंधे स्थापित होने लगे थे, व्यापक पैमाने पर उत्पादन होने लगा था, तो उसमें इस पूंजीपति युग में दो विरोधी वर्ग आए, पूंजीपति वर्ग और कामगार वर्ग, या यूँ कहें बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। इन दो विरोधी वर्गों के बाद मार्क्स क्रांति के द्वारा जो मजदूरों के द्वारा की जाएगी सर्वहारा क्रांति, और उस सर्वहारा क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में किस तरह से परिवर्तन आएंगे, ये उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया है। अंतरिम काल के लिए या संक्रमण काल के लिए वो समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, और फिर उसके बाद जो एक आदर्श समाज है, जो उनके सपनों का समाज है, जो शोषण मुक्त और राज्यविहीन वर्गविहीन समाज है, यानी साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं वो, जिसमें राज्य का लोप हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था का चित्रण वो करते हैं। तो ये उनके वर्ग संघर्ष सिद्धांत का जो उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है, वो आलोचक उसकी आलोचना करते हैं। उनका ये सिद्धांत आज भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। मानवीय इतिहास के प्रत्येक चरण को दो दो परस्पर विरोधी वर्गों में बांटना, सामाजिक जीवन की यथार्थता की अवहेलना करना है। किसी भी समाज की वर्ग व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि उसे केवल आर्थिक तत्वों के आधार पर दो वर्गों में या दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। व्यवहारिक जीवन में एक ही वर्ग में इतनी विभाजक और संयोजक रेखाएं होती हैं जिससे वर्ग की एकता की जो धारणा है वो चूर चूर हो जाती है। दूसरा, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ सदैव ही संघर्ष होगा, ये भी एक विवादास्पद प्रश्न है और इतिहास का जो अनुभव है इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं करता। यदि मार्क्स इंग्लैंड को अपना आदर्श मानता, जहां पूंजीवादी कृषि अवस्था थी और मध्य वर्ग की राजनीतिक प्रधानता रही है, तो संभवतः उनका वर्गीय विश्लेषण कुछ अन्य प्रकार का निष्कर्ष वाला हो सकता था। वर्ग व्यवस्था में कृषकों का क्या स्थान है, इसको संतोष
पूर्ण उत्तर देने में मार्क्स असमर्थ रहे हैं। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को फार्मूले के रूप में समाज का अध्ययन करने के लिए लागू करने के परिणाम स्वरूप उनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो गलत सिद्ध हुई हैं। मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है उनको इन निम्न बिंदुओं के आधार पर हम आलोचकों की दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें है सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा ही संभव है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। और मार्क्स द्वारा जो चित्रित वर्ग संघर्ष के जो परिणाम हैं वो सही साबित नहीं हुए, सच साबित नहीं हुए। तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं, उनकी आलोचना इस सिद्धांत की। मार्क्स ने ये कहा है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। यदि ऐसा होता तो मानव समाज कभी भी समाप्त हो गया होता। संघर्ष की अपेक्षा सहयोग, प्रेम, सहमति की जो भावनाएं हैं वो अधिक प्रबल है। मानव समाज इन्हीं पर टिका है। आर्थिक क्षेत्र में भी जो मजदूर है और पूंजीपति है उनके पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। लेकिन मार्क्स ने सहयोग तत्व की उपेक्षा करके और संघर्ष पर ज़्यादा जोर दिया है। यही आलोचना का प्रमुख बिंदु है आलोचकों की। दूसरी उनकी आलोचना कि मार्क्स ये कहते हैं कि दो विरोधी वर्ग होते हैं, किंतु वास्तव में समाज को यदि हम देखें तो समाज में केवल दो वर्ग नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग भी है जिसको बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग के रूप में हम मानते हैं। और उनके जो समकालीन लेखक हैं वो इस वर्ग पर उन्होंने ध्यान दिया और इसके माध्यम से अर्थात मध्यम वर्ग के अस्तित्व को मार्क्स के द्वारा स्वीकार न करना, ये मार्क्स के सिद्धांत की एक बड़ी कमजोरी है। अध्यापक, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नोक्रेट्स, ये सभी मध्यम वर्ग में आते हैं और समाज के विकास में हमेशा ही इनका महत्वपूर्ण और निर्णायक इनकी भूमिका होती है। और इस मध्यम वर्ग की समस्याएं, इनकी आवश्यकताएं, इनका स्वरूप धनवान और निर्धन वर्ग दोनों से भिन्न होती हैं। तो इस कारण से इस मध्यम वर्ग पर पृथक से विचार करना आवश्यक है, जो मार्क्स ने नहीं किया। एक है क्रांति जो है श्रमिक वर्ग के द्वारा न होकर के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा ही संभव है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की जो धारणा प्रतिपादित की है उसमें सर्वहारा वर्ग की क्रांति की इमेजिनेशन उन्होंने की है, कल्पना की है। लेकिन यदि मानवीय इतिहास का हम अध्ययन करें तो इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि जो भी क्रांतियां हुई हैं उनका नेतृत्व जो है वो श्रमिक वर्ग के द्वारा नहीं बल्कि बुद्धिजीवी जो मध्यम वर्ग है उसके द्वारा किया गया है। लेनिन ने इस संदर्भ में लिखा है कि हमने कहा था कि मजदूर लोग अब तक इस योग्य नहीं हैं कि उनमें समाजवादी चेतना उत्पन्न हो सके और उनके अंदर ये चेतना केवल
बाहर से लाई जा सकती है। सभी देशों के इतिहास से प्रमाणित होता है कि अपने अनंत प्रयत्न से मजदूर वर्ग केवल मजदूर सभाई चेतना विकसित कर सकता है। उसे समाजवादी मोड़ देने के लिए संगठित बौद्धिक बल का नितांत आवश्यक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लेनिन भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि क्रांति जो है बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा संभव है, और इसलिए वो साम्यवादी दल की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। एक आलोचना है कि समस्त इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी सत्य नहीं है। धर्म, शक्ति प्रदान करने की इच्छा, भूमि, मानवीय भावनाएं, दुर्बलताएं सदैव संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि संघर्ष के विविध आयाम होते हैं और विविध कारण होते हैं जिनको मार्क्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचान नहीं किया उन्होंने। हमेशा वर्ग संघर्ष ही हो ऐसा जरूर नहीं है। एक आलोचना है कि मार्क्स ने जो चित्रण किया है वर्ग संघर्ष का परिणाम का, वो सत्य सिद्ध नहीं है। मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना की जो उन्होंने आवश्यक संभावना व्यक्त की है वो ठीक नहीं है। मार्क्स पूंजीवाद में निहित दोषों के आधार पर उसके अंत की भविष्यवाणी करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि पूंजीवाद में भी सुधार की गुंजाइश है, उसमें भी कुछ करेक्शन हो सकता है, सुधार हो सकते हैं उसमें। और प्रैक्टिकली देखें तो इंग्लैंड और अमेरिका जैसे जो एडवांस कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनमें श्रमिकों के काम करने की जो स्थितियां हैं उसमें उन्होंने सुधार किया है ताकि श्रमिक वर्ग के असंतोष को कम किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मार्क्स तो ये कहता है कि इनमें वर्ग संघर्ष होगा और इसमें एक्सट्रीम स्थिति पहुंच जाती है तो क्रांति ही संभव है, जबकि वो दूसरे पक्ष को नहीं देख पाते हैं कि जो कमियां हैं उसमें सुधार भी किया जा सकता है। और विश्व के कई देशों ने मजदूरों की दशा को सुधार करने के लिए बहुत सारे श्रमिक कानूनों का निर्माण किया है। तो उनका जो कैलकुलेशन है वो फाइनल परिणाम जो भविष्यवाणी उनकी ऐसा हो ये जरूर नहीं है। और भी इनके अलावा आलोचना होती है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक नहीं होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन कई तरह से होता है, जबकि मार्क्स एक ही आधार पर उसको स्थापित करना चाहते हैं। कई आधुनिक आलोचक तो ये भी कहते हैं कि वर्गीय भावना के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा प्रबल होती है। तो ये मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। धन्यवाद।